अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। पिछले दो लेक्चर्स में हमने मैकेनिकल वेव्स यानी मेकानिकी लहरों और तरक्की पजीर लहरों यानी प्रोग्रेसिव वेव्स इनकी हमने डिटेल्स जो है वो पढ़े थे। आज मैं अगले टॉपिक पर आऊँगा, लेकिन उस पर आने से पहले हम एक बार तरक्की पजीर लहर या प्रोग्रेसिव वेव जो है इसकी जो बुनियादी जो खसूसियात है, ख़ास जो बातें हैं, हम एक बार उनको समराइज़ कर लेते हैं। ओके, आप लोग देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि तरक्की पजीर लहर हम एक ऐसी लहर को कहेंगे जिसमें वास्ते के तमाम ज़र्रात जो है वो SHM करते हों। ओके, लेकिन उनका हैता जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहता हो, मतलब उन ज़र्रात के SHM का जो हैता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। इसका मतलब उस लहर का हैता जो है वो कांस्टेंट रहेगा शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये हो गई तरक्की पजीर लहर की तारीफ कि ऐसी लहर जिसके दौरान वास्ते के तमाम ज़र्रात मुस्तकिल हैता के साथ SHM करते हों या SHM करते हों और उसका हैता शुरू से आखिर तक मुस्तकिल रहता है, उसे हम तरक्की पजीर लहर कहते हैं। ओके, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि तरक्की पजीर लहर के अंदर हैता जो है वो एक जैसा होता है चारों तरफ, यानी शुरू से लेकर आखिर तक। इसके अलावा तमाम ज़र्रात की इर्तियाश का वक्त दौरान एक जैसा होता है, उनकी तवातीर एक जैसी होती है, उनका तूले मौज एक जैसा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक जैसी रहेंगी, लेकिन एक चीज़ है जिसे हम कहेंगे हैयत या फिर फेज़। और हैयत जो है, फेज़ जो है वो लगातार बदलते जाएगा, मतलब हर ज़र्रे के लिए, हर अगले ज़र्रे के लिए हैयत जो है वो बदलती जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे हम मबदे से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर ज़र्रे की हैयत जो है, फेज़ जो है वो लगातार चेंज होता रहेगा। तो ये तरक्की पजीर लहर की ख़ास बात थी। इसके बाद हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन बनाए थे। तो यहाँ पर हम पहले दोनों की इक्वेशंस जो है, जनरल इक्वेशंस जो है, हम पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो आ जाएगा y इज इक्वल टू, जो इक्वेशन हमने बनाए थे वो थी y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x। ओके, तो ये ऐसी लहर की मसावत थी जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में हरकत कर रही है। इसको हम लोगों ने शॉर्ट करके भी लिखा था। शॉर्ट करके हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट 2 पाई अपॉन टी की जगह पर ओमेगा ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह पर हम k ले सकते हैं, तो k इंटू एक्स। तो ये मसावत जो है ये ऐसी तरक्की पजीर लहर या प्रोग्रेसिव वेव की मसावत है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हरकत कर रही है। अगर हमको निगेटिव एक्स डायरेक्शन वाली लहर अगर चाहिए तो उसके अंदर हम इस माइनस की जगह पर प्लस की जो साइन है वो इस्तेमाल करेंगे। मतलब इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये वाली जो मसावत है ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हरकत करने वाली लहर की मसावत होगी। ओके, इसके बाद जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैंने ओमेगा जो है वो 2 पाई अपॉन टी की जगह पे लिया हूँ और k जो है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह पे लिया हूँ। तो ये जो k है इसको हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी अशाती मुस्तकिल या फिर वेव नंबर यानी मौजी अदद कह सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ हम लोगों ने उस दिन कंसीडर किया था और वो ये था कि अगर हम इस लहर की रफ्तार के बारे में बात करें तो रफ्तार के लिए हमारे पास दो ज़ाब्ते जो है वो मिले थे हमको उस दिन। पहला ज़ाब्ता जो मिला था वो था n इंटू लैम्डा, मतलब लहर की जो रफ्तार है वो हमेशा तवातीर और तूले मौज के हासिल ज़रब के बराबर होती है। इसी तरह से ये जो लहर की रफ्तार है ये ओमेगा अपॉन k के बराबर भी होती है। मतलब ज़ाविये रफ्तार को अगर मौजी अदद से अगर तकसीम कर दिया जाए तो जो नंबर आपको मिलेगा वो लहर की रफ्तार होगी। ओके, तो ये तमाम बातों को आप जो है ध्यान में रखें। अब हम आज का जो टॉपिक हमारा शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। मतलब
लहरों का इनेकास, लहरों को मुनकिस करना। अब ये लहरों का इनेकास या उनका मुनकिस होकर आना ये कैसे होता है, तो पहले ये क्या चीज़ होती है पहले हम इसको समझ लेते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप मान लो यहाँ कहीं अगर एक आईना अगर आप लेते हैं और इसके ऊपर अगर आप नूर की एक किरण अगर इसके ऊपर डालते हो तो वो इस पर टकराने के बाद इधर चले जाती है। ये वाला जो अमल है इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब नूर का इनेकास। ओके, अब आप एक चीज़ पे गौर करो कि यहाँ पे इस पूरे अमल के अंदर जो नूर की जो शुआ है, नूर की जो किरण है, वो इस मीडियम में से आई, इस मीडियम के ऊपर टकराई और वापस पहले मीडियम में चले गई। मतलब इनेकास का जो अमल होता है उसके अंदर जो लहर है उसका वापस अपने पहले मीडियम में आना ज़रूरी है। तो जहां पर भी कहीं दो अलग अलग मीडियम का इंटरफेस होगा, इंटरफेस मतलब मुलाकात, जहां पर भी दो अलग अलग मीडियम जो है वो मिलेंगे एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे के ताल्लुक में होंगे, उसको हम इंटरफेस कहेंगे। और उस इंटरफेस पर अगर कोई किरण अगर आती है लाइट की तो वो टकरा कर वापस पहले मीडियम में आ जाती है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या इनेकास नूर। आप लोग याद रखिए, हम यहाँ पर पर्टिकुलरली इस चैप्टर के अंदर नूर की स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग मैकेनिकी जो लहरें हैं, मैकेनिकल वेव्स जो हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और हमको पता है कि मैकेनिकल वेव्स दो टाइप के हैं, अर्जी लहर और तूली लहर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनेकास, जब हम लहरों की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे अर्जी लहरों से। यानी हमको ये देखना है कि अर्जी लहरों का इनेकास जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ये कैसे होता है या किस रूप में होता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ बनाएंगे। अर्जी लहरों की तारीफ कुछ इस तरह से होगी, जब कोई अर्जी लहर दो अलग अलग वास्तों के दरमियानी जो इंटरफेस होता है, दरमियानी जो ताल्लुक की जो सतह होती है वहाँ पहुँचती है, तब वो वापस अपने पहले ही मीडियम के अंदर, पहले ही वास्ते के अंदर उसका कुछ हिस्सा वापस आ जाता है। इस अमल को अर्जी लहरों का इनेकास कहते हैं। आप दोबारा से सुनिए, अर्जी लहरों का इनेकास कुछ इस तरह से हम उसकी तारीफ बयान करेंगे कि जब कोई अर्जी लहर दो अलग अलग वास्तों के दरमियानी ताल्लुक वाली सतह पर पहुंचती है, तब उस लहर का कुछ हिस्सा वापस पहले वास्ते के अंदर आ जाता है। इस अमल को इनेकास या रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, यानी अर्जी लहरों का इनेकास कहते हैं। ओके, इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैं एक थोड़ा सा रफ तरीके से एक जनरल आइडिया आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आप इमेजिन कीजिए, मान लो ये एक सतह है, ओके, और इस सतह के ऊपर यहाँ पर हमने एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो हमने यहाँ से ये इस तरह से एक ट्रांसवर्स वेव इसके ऊपर लेकर आए, तो क्या होगा, वो इस जगह पे आके टकराएगा और टकरा कर फिर वापस जाएगा, टकरा कर उसने वापस इस सिमत में जाना है। ओके, ये वाला अमल होगा इनेकास अर्जी लहरों का। ओके, जब हम अर्जी लहरों के इनेकास के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर हम उसको दो अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं, बल्कि हम उसको तीन कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहले मैं दो खास जो कैटेगरीज हैं पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा और फिर बाद में हम तीसरी कैटेगरी पर भी आएंगे। ओके, पहली कैटेगरी या पहली जो इनेकास का जो मामला है वो है अर्जी लहरों का कसीफ सतह से इनेकास, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम या डेंसर सरफेस। ओके, अब आप देखिए यहाँ वर्ड हमने इस्तेमाल करे डेंसर या कसीफ। आप याद रखिए, जब भी हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, डेंसर या रेयरर, यानी उर्दू में हम बोलेंगे कसीफ या लतीफ़, इस तरह के जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली ये अल्फाज कंपेरेटिव अल्फाज होते हैं, मतलब ये निस्बती होते हैं, यानी ये हम किसी और की निस्बत से हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसा इमेजिन कीजिए
कि मान लो यहाँ पर एक दीवार है, ओके, एक ठोस दीवार है, और इस दीवार के साथ आपने यहाँ पर एक ऐसी रस्सी जो है उसको बांध दी है। रस्सी का एक सिरा जो है वो यहाँ पर इस मकाम पर जो है वो बांध दिया गया, और ये वाला सिरा जो है ये ओपन है। अब आप देखिए कि रस्सी जो है इसकी कसाफत यानी इसकी कमियत या इसका वज़न कम होगा दीवार के मुकाबले में। दीवार जो है उसका वज़न ज़्यादा है, वो ज़्यादा ठोस है, इसका मतलब ये ज़्यादा कसाफत वाली चीज़ है, तो रस्सी उसके सामने हल्की पड़ जाएगी। जब रस्सी इस दीवार के सामने हल्की पड़ने वाली है, इसका मतलब ये जो रस्सी है ये लतीफ़ मीडियम है, ये एक रेयरर मीडियम है, यानी लतीफ़ वास्ता है, और उसके सामने ये जो दीवार है तो ये दीवार जो है ये डेंसर मीडियम है, कसीफ वास्ता है। तो ये दो अलग अलग वास्ते यहाँ पर हो गए, ये हो गया कसीफ वास्ता और ये हो गया लतीफ़ वास्ता, ओके। यानी रस्सी जो है वो खुद लतीफ़ वास्ता यहाँ पर है, और ये दीवार जिसके साथ वो बंधी हुई है तो ये कसीफ वास्ता है। अब हम एक काम करते हैं, मान लो हमने इसको पकड़कर एक ऐसा ऊपर नीचे एक जर्क दिए, जर्क यानी झटका दिए, तो जाहिर जब हम इसको एक ऐसा झटका देंगे तो इसके अंदर एक मौज का एक पार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, मौज तैयार हो जाएगी। तो जस्ट हम समझने की आसानी के लिए हम यहाँ पर ऐसा इमेजिन करते हैं कि मान लो यहाँ पर ये इस तरह का एक फराज तैयार हुआ, ओके। अब आप गौर करो, ये जो फराज है ये इधर जाएगा हरकत करते हुए। जब ये फराज इधर हरकत करते हुए जाएगा तो इसने बिल्कुल ये इस तरीके से ये कंटिन्यू ऐसा आगे बढ़ते 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 यहाँ तक आएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम दे देते हैं। पॉइंट ए जो है ये हमारे हाथ में एक ओपन सिरा है, और पॉइंट बी जो है वो यहाँ पर है, ये हमारी डेंसर सरफेस है, ओके, डेंसर मीडियम है। तो जब ये फराज यहाँ आके टकराएगा तो टकराते वक्त पॉइंट बी पर टकराने के बाद एक ख़ास बात ये होगी कि ये फराज क्योंकि हर ज़रवे को ऊपर खींच रहा है, इसकी ख़ास बात ये फराज यहाँ पे क्यों बना, तो उसका रीज़न ही ये है कि यहाँ पर ये पार्टिकल्स जो है ये ऊपर की जानिब इर्तियाश में है। तो ये पूरा का पूरा फराज जब इस मकाम पर पहुँचेगा तो वो पॉइंट बी को भी ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, ओके। लेकिन आप लोग गौर करो कि पॉइंट बी जो है वो डेंसर सरफेस का एक पार्टिकल है, वो दीवार का एक पॉइंट है, और दीवार सॉलिड है, दीवार जो है वो ज़्यादा डेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट बी को उठा नहीं पाएगा। अब आप गौर करो, जब फराज की वजह से जब यहाँ पर इस जगह पर फराज को ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी अमल के ज़रिए, यानी उसको ऊपर उठाने का जब अमल किया जाएगा तो वो जो पॉइंट पी जो है, वो जो ज़रबा जो है पी, वो रद्द-ए-अमल के तौर पर नीचे की जानिब लहर को लौटने का काम करेगा, मतलब इस रस्सी को लौटने का काम करेगा, ओके। तो जैसी ये फराज यहाँ आके टकराता है तो जब हम निकलने वाली यहाँ पे लहर की अगर बात करेंगे, मान लो इसी रस्सी को मैं यहाँ बना देता हूँ, ओके। सपोज करो कि ये वही वाली रस्सी है, ये पॉइंट ए है, ये वाला जो पॉइंट है ये वही वाला पॉइंट बी है, लेकिन अब यहाँ पर इस जगह पर ये अमल का मामला हुआ और अब मुझे यहाँ पे रद्द अमल बताना है। तो आप लोग गौर करो कि जब रद्द अमल का मामला आएगा तो पॉइंट बी रस्सी को नीचे ढकेलेगा। पहले रस्सी ने पॉइंट बी को ऊपर ढकेला था, यानी फराज की वजह से, अमल की वजह से। अब पॉइंट बी या ये जो दीवार है या ये जो डेंसर मीडियम है, ये रस्सी को नीचे ढकेलने का काम करेगा। अगर वो नीचे ढकेलने का काम करेगा तो यहाँ से निकलते टाइम पर जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो चीज़ मिलेगी ये इस तरह से, यानी नशेब, ओके। यानी पूरी की पूरी रस्सी का ये इतना जो पार्ट है वो नीचे चले जाएगा। अब आप गौर से देखो कि आते वक्त यहाँ पर फराज जो है वो आया था, क्रैस्ट जो है वो आया था पॉइंट बी पर, लेकिन निकलने की बारी जब आई तो यहाँ पर ट्रफ जो है, नशेब जो है वो यहाँ से निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई अर्जी लहर किसी कसीफ सतह से टकराती है और वहाँ से उसका जब इनेकास होता है तो एक ख़ास बात ये होती है कि फराज जो है वो नशेब बनकर बाहर आता है, यानी फराज जो है वो नशेब बनकर मुनाकिस होता है, रिफ्लेक्ट होता है, या फिर नशेब जो है वो फराज बनकर रिफ्लेक्ट होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये इतनी जो बात है ये समझ में आई होगी, ओके। अब हम थोड़ा सा इसी को और थोड़ा ज़्यादा गौर करते हैं। आप लोग देखो इसमें एक ख़ास बात क्या हुई है कि फराज जो है वो नशेब बन के मुनाकिस हो गया, ओके। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर पार्टिकल्स पे गौर करेंगे। आप देखो कि जब ये फराज तैयार हुआ था, यानी ये रस्सी कुछ इस तरह से थी और ये वाला जो पॉइंट है इसको फराज की वजह से ये ऊपर वाइब्रेट हुआ ऐसे, ओके।
यानी इसका वाइब्रेशन ऐसे ऊपर की जानिब हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये रद्द-ए-अमल के तौर पे जब ये नीचे की जानिब आया तो जहाँ पे फराज था उसकी जगह पे नशिब तैयार हो गया, मतलब वही वाला पार्टिकल नीचे चला गया। ओके, तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो रफ्तार जर्रा यानी इस जर्रे की जो रफ्तार पहले ऊपर की सिमत में थी, अब वो रफ्तार नीचे की सिमत में है। मतलब जर्रे की जो रफ्तार है, हम उसको यहाँ लिख देते हैं जर्रे की रफ्तार या फिर जर्राती रफ्तार, यानी हम उसको पार्टिकल वेलोसिटी या जर्राती रफ्तार कहेंगे। तो जर्रे की रफ्तार या जर्राती रफ्तार जो है वो पलट गई है, वो मुखालिफ हो गई है इस अमल के दौरान। जो जर्रात पहले ऊपर जा रहे थे, अब वो जर्रात रिफ्लेक्ट होने के बाद, मुनकिस होने के बाद नीचे जाने लग गए। या फिर जो जर्रात पहले नीचे जाने वाले थे नशेब में, वो मुनकिस होने के बाद वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब जर्राती रफ्तार जो है वो पलट गई है। और जब जर्राती रफ्तार पलटती है तो लहर का फेज जो है, हैयत जो है, वो भी पलट जाता है, वो भी मुखालिफ हो जाता है। अगर रफ्तार मुखालिफ हो जाएगी, अगर ज़राती रफ्तार मुखालिफ हो जाएगी तो उस लहर का है, उस लहर की जो हैयत है, उसका जो फेज़ है वो भी बदल जाएगा, वो भी मुखालिफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जाने वाली जो लहर है, मैं इसका नाम रखता हूँ वाक़े लहर, तो और ये वाली जो लहर है इसका नाम रखते हैं मुनकेसा लहर। ओके, तो वाक़े लहर जो है उसमें और मुनकेसा लहर के अंदर जो हैयत है वो बिल्कुल मुखालिफ होगी। और जब हैयत मुखालिफ होती है तो हम ये कहते हैं कि उनके दरमियान हैयत का जो फ़र्क है वो 180 डिग्री होता है या पाई रेडियन होता है। मतलब इस इनेकास के दौरान वाक़े लहर में यानी इंसिडेंट वेव में और मुनकिसा लहर यानी रिफ्लेक्टेड वेव में हैयत का फ़र्क यानी फेज डिफरेंस 180 डिग्री या पाई रेडियन के बराबर होगा। आप लोग याद रखो कि ये जो 180 डिग्री या पाई रेडियन का जो हैयत का फ़र्क आया वो इसलिए नहीं आया कि फराज की जगह पर नशेब आ गया है या नशेब की जगह पर फराज आया है, बल्कि हैयत का फ़र्क इसलिए आया है क्योंकि ज़र्रात की रफ्तार जो है वो पलट गई है। ज़र्रात की जो पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो रिवर्स हो गई है और पार्टिकल वेलोसिटी के रिवर्स होने की वजह से हैयत अपोजिट चले गई, यानी हैयत के अंदर जो फ़र्क आया वो 180 डिग्री या पाई रेडियन का आया है। ओके, ये हो गया हमारा पहला केस जो कि हमको बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से हमने अभी मतलब इसको बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है एग्ज़ाम के लिहाज से। इससे रिलेटेड MCQ या कोई भी कंसेप्चुअल कोई सवाल जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, मुझे यकीन है आप इसको कर पाओगे। अब हम यहाँ पर सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। हम यहाँ पर अब अर्जी लहरों का किसी लतीफ़ सतह से उसका इनेकास देखेंगे। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम, इस मरतबा हम यहाँ पे लेंगे रेयरर मीडियम या रेयरर सरफेस। ओके, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर इसकी फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तमाम लोग जो है इस फिगर को जो है गौर से देखो और इसको समझने की कोशिश करो। ओके, आप लोग देखो, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये इस तरह से एक रस्सी लिया हूँ। ओके, अब अगर मैं इस रस्सी को यहाँ पर किसी दीवार के साथ या किसी लोहे की रॉड के साथ अगर मैं बांध देता हूँ तो वो तो कसीफ सतह हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो कि यहाँ पर ये ऐसी लोहे की एक रॉड है। ओके, ये लोहे की एक रॉड है और मैंने रस्सी को रॉड के साथ में बांध दिया, रॉड के साथ उसका यानी रॉड रस्सी का एक सिरा रॉड के साथ में यहाँ पे बांध दिए और दूसरा सिरा ये पॉइंट ए जो है वो यहाँ पर है और ये पॉइंट बी जो है इस जगह पर है। तो ये तो मामला हो जाएगा कि अर्जी लहर का इनेकास डेंसर मीडियम से। अब मुझे यहाँ पर रेयर मीडियम से लाना है, मतलब हमको यहाँ पर एक ऐसी सतह लाना है जो रस्सी के मुकाबले में हल्की हो, जो रस्सी के मुकाबले में जिसकी कसाफत कम हो। तो ऐसी चीज़ को तस्वुर करने का एक जो आसान तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसा रिंग इमेजिन करेंगे। ओके, आप याद रखो कि यहाँ पर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है तो ये एक ऐसा गोल रिंग है और इस रिंग के साथ मैंने इस रस्सी को बांध दिया। ये जो रिंग है ये मासलेस है। मासलेस का मतलब है कि उसकी खुद की कोई कमियत हम नहीं मान के चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं
कि वो जो रिंग है वो बेवजन है, उसका उसका कोई वजन ही नहीं है, वो हल्की है बिल्कुल। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि वो फ्रिक्शन लेस है, मतलब उसमें रगड़ बिल्कुल नहीं है, वो एकदम एकदम चिकनी है, और वो एकदम ऐसा रिंग जो है ये इस रॉड में ऐसे ऊपर नीचे जा सकती है इजीली, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी रगड़ के। ठीक है, अब आप इमेजिन करो, देखो क्या होगा अगर मैंने एक रस्सी लिया और उसका जो पॉइंट बी है वो एक रिंग के साथ बांध दिया जो कि बेवजन है और बगैर लचक वाली है। ऐसे रिंग के साथ बांधने के बाद मैंने उसको लोहे की एक रॉड में पहना दिया, और अब मैं उसका ये वाला सिरा ऐसा उसमें एक ऐसा जर्क दूंगा, एक झटका दूंगा, उसको झटके से ऐसा ऊपर नीचे उसको हिलाने की कोशिश करूंगा। अब आप गौर से देखो क्या होगा। अगर मान लो मैंने इसको एक जर्क दिया और यहाँ पर इस तरह से एक फराज तैयार हुआ। ओके, जैसे ही यहाँ पर ये फराज तैयार होगा, जाहिर है ये फराज इधर हरकत करेगा, और जब ये इधर हरकत करते हुए इधर बढ़ेगा तो ये मैं इसका नाम रखूंगा वाक़ई लहर, यानी इंसिडेंट वेव। अब आप गौर करो कि यहाँ पर फराज तैयार हुआ है, मतलब तमाम ज़र्रात ऊपर मुर्तइश हो रहे हैं, ऊपर की जानिब उनका जो इर्तियाश है, उनका जो वाइब्रेशन है वो ऊपर है। ओके, तो ये चीज़ ऐसी चलती जाएगी, ऐसे ऊपर 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 जाती जाएगी। जब ये लहर का ये वाला जो जर्क है, ये जो पार्ट है, ये जो फराज है, जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो वो पॉइंट बी को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। और अब आप गौर करो कि पॉइंट बी रॉड का हिस्सा नहीं है, बराबर, रॉड जो है वो रिजिड है, लेकिन रॉड पॉइंट बी जो है वो रिंग का एक हिस्सा है, और रिंग जो है वो मासलेस है और फ्रिक्शन लेस है। मतलब ये जो रिंग है ये आराम, ये इतनी हल्की है कि अगर इसको हल्का सा ऊपर उठाया जाए तो ये ऊपर उठेगी, क्योंकि उसको रगड़ भी रोकने वाली नहीं है, रगड़ भी नहीं है वहां पर। अगर उसको हल्का सा नीचे खींचेंगे तो वो नीचे भी जा सकती है। इसका मतलब ये फराज जब पॉइंट बी पर आकर अमल करेगा, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो वो इजीली ऊपर उठ जाएगा। ओके, वो फराज के साथ में ये पॉइंट ऊपर उठेगा। और अब आप गौर करो कि अगर ये फराज के साथ में खुद अगर ये पॉइंट बी ऊपर उड़ गया है, तो जब निकलने वाली लहर के बारे में हम बात करेंगे, तो मान लो कि ये वही वाला रिंग है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर ये हमारी वो रस्सी है, और ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी अमल की वजह से ऐसे ऊपर उठा। अब आप गौर करो कि जब ये पॉइंट बी अमल की वजह से ऊपर उठेगा, तो क्योंकि पॉइंट बी खुद उठ गया है, इसका मतलब वो रद्द अमल के तौर पर यहाँ पे नशे पैदा नहीं कर सकता, वो तो खुद ही ऊपर उठ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद फराज बन गया है, और अगर वो खुद फराज बन गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो फराज आगे बढ़ेगा, यानी जब वो फराज टकराने के बाद जब वो इधर निकलेगा, तो इधर आते टाइम पर वो फराज ही होगा। ओके, ये चीज समझ में आई सब लोगों को? आप लोग दोबारा से देखो इस चीज को कि जब ये फराज आकर पॉइंट बी को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो पॉइंट बी खुद ऊपर उठ जाएगा रिंग की वजह से, और जब ये खुद ऊपर उठेगा तो ये खुद ही फराज का एक हिस्सा बन गया है, तो निकलने वाला फराज भी मतलब फराज ही होगा, और वो फराज यहाँ से निकलकर इधर आएगा। और इस तरीके से ये हमारी मुनाकेसा लहर होगी। ओके, रिफ्लेक्टेड वेव होगी। अब आप गौर से देखो, वाक़ई लहर का जो पार्ट आकर टकराया वो पार्ट फराज था। जब ये मुनाकिस हुआ, टकरा कर जब वापस हुआ, तो फराज की जगह पर वापस फराज ही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मर्तबा जब अर्जी लहर को किसी लतीफ़ सतह से अगर हम उसका इनेकास कराते हैं, तो लतीफ़ सतह से इनेकास के दौरान फराज की जगह फराज जो है वो हमेशा फराज बनकर ही मुनकिस होता है, या फिर नशेब जो है वो हमेशा नशेब बनकर ही मुनकिस होता है। तो फराज की जगह पर फराज और नशेब की जगह पर नशेब ही मुनकिस होगा। ओके, अब आपको यकीनन ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और चीज़ पे गौर करते हैं। आप देखो यहाँ पर कि इस रस्सी का ये वाला पॉइंट ऊपर की डायरेक्शन में मुर्तइश हो रहा है, यानी वाक़ई लहर के दौरान, जाने वाली लहर के दौरान। जब आने वाली लहर के दौरान हम उसी पॉइंट के ऊपर गौर करेंगे, ये वही वाला पॉइंट है मान लो, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब जो जर्रा पहले ऊपर हरकत में था अभी भी वो ऊपर ही हरकत में है। तो फिर एक चीज़ नज़र आ रही है कि ज़र्रात की जो रफ्तार है, ज़र्राती रफ्तार वो पलट नहीं रही है, बल्कि वो सेम रह रही है। और अगर ज़र्राती रफ्तार यकसा है, अगर ज़र्राती रफ्तार एक जैसी है,
या एक ही सिमत में है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हैयत जो है वो भी एक जैसी रहेगी। ओके, हैयत जो है मतलब जो हैयत वाक़ई लहर की है वही वाली हैयत मुनाकिसा लहर की भी होगी, और जब ये दोनों एक जैसी हैयत में है इसका मतलब इन दोनों के दरमियान हैयत का फ़र्क 0 डिग्री या 0 रेडियन के बराबर होगा। यानी इन दोनों के दरमियान हैयत का कोई फ़र्क नहीं होगा, हैयत का जो फ़र्क है वो इस मामले में 0 होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आप देखिए, पहले हमने डेंसर मीडियम से देखा, हैयत का फ़र्क हमको 180 डिग्री का यानी पाई रेडियन का मिला था। अब हमने अर्जी लहर का इनेकास देखा लतीफ़ सतह से, और हमने देखा कि इस मरतबा हैयत का फ़र्क जो है वो 0 डिग्री है। अब हम जो है, वैसे तो ये दो अहम केसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गए, लेकिन हम यहाँ पर एक तीसरा एक और केस हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं एक बार उसको शॉर्ट में पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उस चीज़ को भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इस मरतबा हम दो अलग अलग रस्सियों को आपस में बांधेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर ये एक रस्सी लिया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक ब्लैक कलर की एक रस्सी मैंने लिया, और इसको मैंने यहाँ पर बांध दिया हूँ एक रेड कलर की रस्सी से। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये जो रेड कलर वाली जो रस्सी है, मान लो कि ये हल्की है। ओके, ये जो है ये हल्की रस्सी है, यानी इसका वज़न जो है वो कम है। अब अगर इसका वज़न अगर कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लतीफ़ मीडियम बन गई, लतीफ़ वास्ता बन गई, और उसके सामने अब क्योंकि ये हल्की है इसका मतलब ये भारी है। ओके, तो चलो यहाँ लिख देते हैं, ये जो ब्लैक कलर वाली जो रस्सी है, तो मान लो कि ये भारी रस्सी है, और अगर ये भारी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कसीफ वास्ता है। अब देखिए, इस सूरत में फिर से यहाँ पर एक ख़ास बात ये हो रही है कि एक तरफ हमारे पास एक मीडियम है कसीफ और एक तरफ है लतीफ़। हालांकि दोनों रस्सियाँ हैं, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है, एक हल्की है और एक भारी है। ओके, मतलब ये भारी है और वो हल्की है। अब मैं यहाँ पर, और ये उनका इंटरफेस है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पर वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे को, इंटरफेस बोलेंगे हम इसको। अब हम ये वाले पॉइंट को, मैं इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूँ, ये वाले पॉइंट का नाम बी रख देते हैं। ओके, अब मान लो कि पॉइंट ए को मैंने एक जर्क दिया, ऐसा झटका दिया, झटके से उसको ऐसा हिलाया, तो होगा ये कि इसके अंदर यहाँ पर ये इस तरह से एक फराज तैयार हो जाएगा। अब ये फराज यहाँ अगर बन गया तो ये फराज इधर जाएगा हरकत करते हुए। अब आप गौर करोगे क्या होगा, ये फराज जब हरकत करते हुए पॉइंट बी पर पहुँचेगा तो वो, क्योंकि ये लतीफ़ है, हल्की रस्सी है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी जो है वो इस फराज की वजह से ऊपर उठ जाएगा। रस्सी जो है, ये वाली रस्सी भारी है, आप लोग इमेजिन करो जब भारी रस्सी एक हल्की रस्सी को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी तो हल्की रस्सी जो है उसमें इतना दम ही नहीं है कि वो उसको रोके, वो उसके साथ उड़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस जगह पर, इस इंटरफेस पर जब रिफ्लेक्शन का मामला होगा तो फराज जो है उसकी जगह पर फराज ही बनेगा, और वो फराज ही यहाँ से निकलकर वापस जाएगा। लेकिन इस मर्तबा जो फराज वापस जाएगा, मैं यहाँ पर उस फराज को बना देता हूँ, यहाँ पर जो फराज बनेगा वो फराज ऐसा बनेगा, थोड़ा सा उससे छोटा। ओके, अब सवाल ये है कि ये छोटा सा फराज क्यों बना, मतलब क्यों कमी आ गई, हैता उसका जो हैता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्यों कम हो गया। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ से आगे इस लहर की, यानी इस कसीफ लहर की, यानी इस भारी रस्सी की जो तवानाई है वो उस हल्की रस्सी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, इसकी तवानाई का कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, इधर जाने वाला जो तवानाई का जो पार्ट है उसको हम लोग एक नया नाम देंगे, हम उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। ओके, वो जो अमल है तवानाई का उधर चले जाना, उस मीडियम के अंदर चला जाना, वो ट्रांसमिशन कहलाएगा। मतलब तवानाई का कुछ हिस्सा उधर चले जाएगा। अब आप गौर करो, इस फराज की वजह से ये पॉइंट भी ऊपर उठा था। जब ये ऊपर उठा था तो मतलब यहाँ पर हल्की वाली रस्सी के अंदर फराज ही बना था। तो जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पर इस जगह पर आपको एक ऐसा फराज नजर आएगा, छोटा सा फराज,
और वो आपको इधर जाते हुए दिखेगा, मतलब वो फराज यहाँ से इधर जाएगा, कंटिन्यूएशन के अंदर आपको वो उधर जाते हुए नज़र आएगा। ओके, तो ये अमल था इनेकास का। अगर आप एक भारी रस्सी को यानी कसीफ मीडियम को एक लतीफ़ रस्सी के, एक हल्की रस्सी या लतीफ़ वास्ते के साथ अगर आप उसका इंटरफेयर करते हो तो उसके अंदर जो मुनाकेसा लहर है उसमें फराज की जगह पर फराज ही मिलेगा, लेकिन छोटा फराज मिलेगा, उसका हैता थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन एक नई चीज़ ये मिलेगी कि जो लतीफ़ वास्ता है उसमें तवानाई का कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा। हम उर्दू में इसको तरसील कह सकते हैं। ओके, वो ट्रांसमिट होकर, मतलब वो तरसील होकर उस तरफ चला जाएगा। एक तरह से ये जो तवानाई का ये जो पार्ट है ये उसमें जज्ब हो गया या एक तरह से ज़ाय हो गया। ओके, ये हो गया पहला केस। अब हम यहाँ पर दूसरा जो केस है वो इमेजिन करते हैं। अब आप देखिए कि सपोज करो हमने फिर से एक हल्की और एक भारी रस्सी लिए। इस मर्तबा मान लो कि ये जो ब्लैक कलर वाली जो रस्सी है तो ये हल्की रस्सी है। ओके, और इस हल्की रस्सी के साथ में यहाँ पर रेड कलर वाली ये जो रस्सी है तो मान लो कि ये भारी रस्सी है। ओके, अब मैंने यहाँ पर हल्की रस्सी को एक भारी रस्सी के साथ जोड़ दिया हूँ। जाहिर है ये जो है ये हमारा लतीफ़ वास्ता है और ये जो भारी है, भारी रस्सी जो है तो ये हमारा कसीफ वास्ता है। अब हम एक काम करेंगे, मान लो कि हमने ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। मान लो कि मैं पॉइंट ए को हल्का सा ऐसा जर्क देता हूँ। ओके, तो उसमें जैसे मैं ऐसा एक जर्क दूंगा, झटका दूंगा उसको, तो इसमें फराज बनेगा। मान लो कि यहाँ पर ये फराज बन गया इस तरह से। ज़ाहिर है फराज इधर जाएगा तो ये वाक़ई लहर हो गई। तो वाक़ई लहर जो है ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाक़ई लहर इधर जाएगी और ये उसका फराज जो है वो इधर जा रहा है। अब आप देखिए एक मज़ेदार चीज़ क्या होगी, जब ये फराज पॉइंट बी पर पहुँचेगा तो ये फराज जो है ये हल्की रस्सी का फराज है और ये टकरा रहा है जाकर किससे, भारी रस्सी से। तो जब ये भारी रस्सी से जाके टकराएगा तो इस भारी रस्सी के ऊपर इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। ध्यान में, वो उसको हिला नहीं पाएगी। आप इसको ऐसे भी इमेजिन करो। थोड़ा सा मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको। मान लो कि मैंने यहाँ पर ये इस तरह से एक भारी सा कोई गोला लटका के रखा और मैं इसी के बाजू में एक छोटा सा एक गोला लगा दिया और अब मैं इसको पकड़कर ऐसा लेता हूँ और छोड़ देता हूँ। ओके, मैं जब इसको लेकर इधर लूँगा और यहाँ से इसको छोड़ूंगा, इसके साथ जाके जब टकराएगा, आप खुद इमेजिन करो क्या होगा। अगर मान लो ये गोला इसको आके टकराता भी है तो इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये टकरा कर वापस हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर होने वाली है। इस जगह पर होगा ये कि ये जो हल्की रस्सी का फराज है पॉइंट बी पर आने के बाद जब ये मुनाकिस होकर वापस जब जाएगा तो वापसी के दौरान इसमें नशेब पैदा हो जाएगा इस तरह से। ध्यान में आया सब लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे एक नशेब तैयार हो जाएगा, लेकिन तवानाई का कुछ हिस्सा इसमें मुंतकिल हो जाएगा, मतलब ट्रांसमिट हो जाएगा, और वो जो कुछ हिस्सा उसे मुंतकिल होगा तो वो इसमें आगे के डायरेक्शन में उधर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो मेन जो बात हमको देखना है वो ये है कि ओके, तो यहाँ पर होगा ये कि ये वाला जो पार्ट है नशेब बनकर इधर मुनाकिस हो गया, तवानाई का कुछ हिस्सा जो इधर जाएगा तो हम उसको यहाँ पर ये इस तरीके से बता सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो इधर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कि कोई हल्की रस्सी यानी लतीफ़ वास्ता जब किसी भारी रस्सी के साथ अगर वो टकराता है तो उसमें इनेकास का मामला कुछ इस अंदाज में होगा। तो ये था यहाँ पर अर्जी लहरों का इनेकास। अब मैं आपको ये तमाम जो केसेस मैंने अभी आपको बताया, इन तमाम बातों को समराइज़ करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं बता देता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के लिहाज से उनको याद रखें। ओके, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वाक़ई लहर और मुनाकेसा लहर हमेशा एक दूसरे से मुखालिफ होते हैं। यानी वाक़ई लहर अगर ऐसे लेफ़्ट टू राइट अगर जा रही है तो मुनाकिसा लहर राइट टू लेफ़्ट आएगी। ओके,
इसके बाद अगला जो पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है वो ये है कि मतलब इन दोनों के बारे में मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ कि वाक़ई लहर और मुनाकिसा लहर एक दूसरे से मुखालिफ होते हैं। ओके। नंबर 2, अगर अर्जी लहर किसी कसीफ सतह से टकरा कर अगर वापस आ रही है, यानी कसीफ सतह से अगर इनेकास हो रहा है, तो फराज जो है वो नशेब के तौर पर और नशेब जो है वो फराज के तौर पर मुनकिस होता है। ये कौन से केस में हुआ? अर्जी लहर का इनेकास कसीफ सतह से। ओके। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस अमल के दौरान ज़र्राती रफ्तार जो है वो पलट जाएगी। मतलब हम उसको सिंबॉलिकली ऐसा बता देते हैं थोड़ी देर के लिए कि ज़राती रफ्तार इस इनेकास के दौरान जो है वो मुखालिफ हो जाएगी। और क्योंकि ज़राती रफ्तार मुखालिफ हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हैयत जो है वो मुखालिफ हो जाएगी। वाक़ई लहर और मुनाकिसा लहर एक दूसरे से हैयत के एतबार से मुखालिफ होंगे, और अगर वो हैयत के एतबार से मुखालिफ होंगे तो फिर उनके दरमियान हैयत का फ़र्क पाई रेडियन या 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 5 पॉइंट आप ध्यान में रखें एग्ज़ाम के लिहाज से। अगर कोई अर्जी लहर किसी कसीफ सतह से टकराती है तो वाक़ई लहर और मुनाकिसा लहर मुखालिफ सिमत में होते हैं। फराज नशेब के तौर पर और नशेब फराज के तौर पर मुनाकिस होते हैं। इस इनेकास के दौरान ज़राती रफ्तार मुखालिफ हो जाती है, और ज़राती रफ्तार के मुखालिफ होने की वजह से हैयत जो है वो मुखालिफ हो जाती है, यानी वाक़ई लहर और मुनाकिसा लहर जो है उनके दरमियान हैयत मुखालिफ हो जाती है। और हैयत मुखालिफ होने का मतलब है कि हैयत का जो फ़र्क है वो पाई रेडियन या 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हो गया पहला पॉइंट, मतलब पहला केस। दूसरा जो केस है उसमें ये लेंगे हम लोग कि मान लो एक अर्जी लहर का इनेकास किसी लतीफ़ सतह से होता है, तो ऐसी सूरत में हमारा पहला पॉइंट होगा कि वाक़ई लहर और मुनाकिसा लहर एक दूसरे से मुखालिफ होते हैं, यानी अभी भी वो एक दूसरे से मुखालिफ ही रहेंगे। इस मरतबा फराज जो है वो फराज के तौर पर और नशेब जो है वो नशेब के तौर पर मुनाकिस होगा। मतलब फराज की जगह पर फराज ही आएगा और नशेब की जगह पे नशेब ही आएगा। इस मरतबा ज़र्राती रफ्तार जो है वो मुखालिफ नहीं होगी, वो मुस्तकिल रहेगी या यकसा रहेगी, यानी जिस सिमत में वो पहले थी अभी भी वो वैसी ही रहेगी। और जब ज़राती रफ्तार एक जैसी है तो फिर हैयत जो है वो भी यहाँ पर यकसा होगी। हैयत के अंदर हैयत जो है वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी, यानी वाक़ई लहर और मुनाकिसा लहर की हैयत एक जैसी होगी। और जब हैयत एक जैसी होगी तो फिर हैयत का जो है वो फ़र्क नहीं होगा, तो हम उसके बारे में ये बोलेंगे कि हैयत का जो फ़र्क है वो ज़ीरो होगा, यानी 0 डिग्री या 0 रेडियन होगा। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखें कि अगर अर्जी लहर का इनेकास कसीफ सतह से होता है तो क्या होगा, और अर्जी लहर का इनेकास अगर लतीफ़ सतह से होता है तो क्या होगा। ओके, तो इतनी बातों को आप अच्छे से नोट कर लें। इसी तरह से हमने एक हल्की और एक भारी रस्सी का इंटरफेस देखा, तो उसमें भी ये तमाम बातें ऐसी ही आएंगी। उसमें सिर्फ एक पॉइंट बढ़ जाएगा और वो ये है कि तवानाई का कुछ हिस्सा ट्रांसमिशन के ज़रिए, मतलब तरसील के ज़रिए जो है वो दूसरी वाली जो रस्सी है वो उसमें चला जाता है, उसके अंदर वो ज़ाय हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा अर्जी लहरों का इनेकास जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो शुरू करते हैं, वो है तूली लहर का इनेकास। ओके, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब आप देखिए कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो है तूली लहर, अगर हम उसका इनेकास अगर हमको कराना है तो हम फिर से एक काम करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जिस जगह से टकरा कर वो आ रही है, वो जो लहर वापस आ रही है, वो जगह कैसी है, वो सतह कैसी है। तो ज़ाहिर है सतह दो किस्म की होती है, अभी जैसा आपने देखा, एक होती है कसीफ और एक होती है लतीफ़। तो मैं यहाँ पर इमेजिन करता हूँ पहले ये डायग्राम के अंदर कि मान लो कि ये एक कसीफ सतह है, मतलब डेंसर मीडियम है, और अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक तूली लहर लेकर आया। अब आप गौर कीजिए, तूली लहर को हम नशीब और फराज से नहीं बना सकते,
बल्कि तूली लहर को हमको बताना पड़ेगा कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन से। मतलब हम उसके अंदर एक जगह पर तलतीफ़ और तकसीफ से, मतलब एक जगह पर हम ज़रा ज़्यादा बताएंगे और एक जगह पर ज़रा कम बताएंगे। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि मान लो यहाँ पर ज़रा ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़रा कम हो गए, फिर यहाँ ज़रा ज़्यादा हो गए, फिर यहाँ ज़रा कम हो गए। ओके, इस तरह से ये लहर बनेगी। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे रेयरफेक्शन, ये वाला जो पार्ट है हम बोलेंगे कॉम्प्रेशन, फिर ये आएगा रेयरफेक्शन और ये होगा कॉम्प्रेशन। ओके, और अब आप गौर से देखिए, ये हमारी लहर है, तूली लहर जाने वाली, मतलब जाकर टकराने वाली, हम इसको कहेंगे वाक़े लहर। तो ये हमारी वाक़े लहर है। वाक़े लहर के अंदर क्या हुआ, तलतीफ़ और तकसीफ, तलतीफ़ और तकसीफ जो है वो ऐसे आगे आगे सरकते चले गए और जाकर वो टकरा गए एक दीवार से या एक डेंसर मीडियम से। अब आप यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करो कि टकराने के बाद यहाँ से निकलकर वापस एक लहर आएगी। तो वापस आने वाली जो लहर है मैं उसको रेड कलर से दिखा देता हूँ। मान लो कि ये लहर यहाँ से निकलकर वापस इधर जा रही है। ओके, हम इसका नाम रख देते हैं मुनाकेसा लहर। अब सवाल ये आएगा इसके अंदर, यानी यहाँ सोचने लायक बात ये होगी कि टकराते वक्त, जब टकराने का मामला आया था तो उस वक्त ये कॉम्प्रेशन टकराया था, तकसीफ जो है वो टकराया था। तो निकलते टाइम पर पहले क्या निकलेगा। अब आप गौर करो कि कॉम्प्रेशन का मतलब है बहुत सारे ज़र्रात कम जगह में। तो कम जगह में जो ज़र्रात हैं जब वो जाकर टकराएंगे किसी दीवार से तो वही वाले ज़र्रात तो वापस निकलेंगे। आप लोग ऐसे इमेजिन करो कि आपने एक दीवार के ऊपर आप ऐसे बहुत सारे एक के पीछे एक ऐसे बॉल आप मार रहे हो, तो आप जितने बॉल मारोगे उतने ही बॉल टकरा कर वापस आएंगे, उतनी ही रफ्तार के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतने सारे ज़र्रात जो हैं ये जाकर जब टकराए दीवार से या इस डेंसर मीडियम से तो यही वाले ज़र्रात पलट कर बाहर निकलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर निकलते टाइम पर यही वाले ज़र्रात हमको नज़र आएंगे। आया ध्यान में सब लोगों को। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर कॉम्प्रेशन मिलेगा। अब आप गौर करो, अगर हमको यहाँ कॉम्प्रेशन मिला तो क्योंकि ये तूली लहर है इसका मतलब उसके आगे डेफिनेटली रेयरफेक्शन होगा, तलतीफ़ होगा, तो इस जगह पर ज़र्रात कम पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ज़र्रात का ऐसा झुरमुट जो होगा मतलब, और फिर उसके बाद ज़र्रात जो है वो कम पड़ जाएंगे। इसका मतलब पहले निकलते वक्त यहाँ पर कॉम्प्रेशन निकला, उसके बाद रेयरफेक्शन आया, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। और अब आप गौर से देखो वाक़े लहर को और मुनाकेसा लहर को, आप देखेंगे कि इन दो लहरों के अंदर कुछ बातें हमको नज़र आ रही हैं। जैसे सबसे पहली बात, वाक़े लहर इधर जा रही है, मुनाकेसा लहर इधर जा रही है। मतलब हमारा पहला पॉइंट क्या होगा कि वाक़े लहर और मुनाकेसा लहर एक दूसरे से मुखालिफ होते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ओके, दूसरा जो पॉइंट हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि कॉम्प्रेशन की जगह पर कॉम्प्रेशन ही आया, रेयरफेक्शन की जगह पे रेयरफेक्शन ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई लॉन्जिट्यूडिनल वेव, जब कोई तूली लहर किसी डेंसर सतह से मतलब किसी कसीफ सतह से आके टकराती है तो उस टाइम पर कॉम्प्रेशन की जगह पर कॉम्प्रेशन ही आता है, यानी तकसीफ की जगह तकसीफ का इनेकास तकसीफ के तौर पर और तलतीफ़ का इनेकास तलतीफ़ के तौर पर ही होता है। कॉम्प्रेशन की जगह पर कॉम्प्रेशन ही आएगा और रेयरफेक्शन की जगह पर रेयरफेक्शन ही आएगा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी सब लोगों को, यानी ये इसको बराबर आप ध्यान रखो। अब आप देखो अगला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक बार आप अच्छे से समझ लो। इसमें आप देखो कि मैं यहाँ पर आपको ये इतना जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, आप देखिए, मान लो कि ये वो दीवार है, ये वाली दीवार, और ये हमारा कॉम्प्रेशन है। ये कॉम्प्रेशन के ज़र्रात जो है वो इससे आके टकराए। आप गौर से देखो कि कॉम्प्रेशन के अंदर जो ज़र्रात होते हैं वो सब के सब एक जैसी सिमत में हरकत करते हैं। मतलब ये तमाम के तमाम ज़र्रात का जो वाइब्रेशन है या तो ये इधर की डायरेक्शन में होगा या इधर की डायरेक्शन में होगा। मान लो कि इनका वाइब्रेशन ये डायरेक्शन में है
तो ये ज़र्रा इधर जा रहा है, ये ज़र्रा इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, ये ज़र्रा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ओके, अब ये वाली जो बात मैंने बनाया हूँ इधर जाने वाले ज़र्रात की, ये मैंने वाक़े लहर में बनाया। अब मैं निकलने वाली लहर बनाता हूँ। आप लोग गौर से देखो क्या होगा। ये मान लो निकलने वाली लहर है और ये वही वाले ज़र्रात हैं। अब एक ख़ास बात ये होगी कि टकराने का जो मामला हुआ, ये ज़र्रा सॉलिड है और ये जिस चीज़ से टकरा रहे हैं वो भी सॉलिड है। तो एक सॉलिड चीज़ जब किसी दूसरे सॉलिड के साथ टकराती है, भारी चीज़ के साथ में, तो मुखालिफ हो जाती है, उसकी जो सिमत है वो पलट जाएगी। इसका मतलब ये ज़र्रा जो पहले इधर जा रहा था अब ये ज़र्रा इधर जाएगा, इसकी सिमत इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। आप लोग गौर करो कि ये कॉम्प्रेशन की जगह पे कॉम्प्रेशन ही आया। आप लोग इस चीज़ पे गौर करो कि कॉम्प्रेशन जो था वो अभी भी कॉम्प्रेशन ही है निकलते टाइम पर, यानी मुनाकिसा लहर का पहला हिस्सा कॉम्प्रेशन ही मिला। जब वाक़े लहर का आखिरी हिस्सा कॉम्प्रेशन है तो मुनाकिसा लहर का पहला हिस्सा भी कॉम्प्रेशन ही है। मतलब कॉम्प्रेशन की जगह पर कॉम्प्रेशन ही निकला, तकसीफ की जगह पर तकसीफ ही निकला है। लेकिन ज़र्रात की रफ्तार अगर देखेंगे तो वो पलट गई है। जो ज़र्रात पहले ऐसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे उनका वाइब्रेशन, अब वो तमाम ज़र्रात राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, उनका जो वाइब्रेशन है वो पलट गया है। तो ज़र्राती रफ्तार मुखालिफ हो गई है। अब आप गौर करो कि कॉम्प्रेशन की जगह पर कॉम्प्रेशन आया, लेकिन ज़र्राती रफ्तार मुखालिफ हो गई है। और जब ज़राती रफ्तार मुखालिफ हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि वाक़े लहर और मुनाकिसा लहर ये एक जैसी हैयत में नहीं हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट लगता है कि कॉम्प्रेशन की जगह पर कॉम्प्रेशन है, रेयरफेक्शन की जगह पर रेयरफेक्शन है, तो फिर हैयत तो एक जैसी नज़र आ रही है। लेकिन नहीं, हैयत का ताल्लुक कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन या नशेब और फराज से नहीं होता। हैयत का ताल्लुक, फेस का जो ताल्लुक है वो ज़र्रात की रफ्तार से यानी पार्टिकल वेलोसिटी से होता है। और इस जगह पर इस मामले के अंदर पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही कॉम्प्रेशन की जगह पे कॉम्प्रेशन आया, रेयरफेक्शन की जगह पे रेयरफेक्शन आया, लेकिन ज़र्राती रफ्तार पलट गई है। इस वजह से ज़र्राती रफ्तार की पलट जाने की वजह से यहाँ पर हैयत जो है वो मुखालिफ हो गई है। और जब हैयत मुखालिफ हो गई है, इसका मतलब वाक़े लहर और मुनाकिसा लहर में हैयत का फ़र्क 180 डिग्री या पाई रेडियन के बराबर होगा। इस मामले के अंदर 180 डिग्री या पाई रेडियन का फ़र्क हमको हैयत में नज़र आएगा, इंसिडेंट वेव में और मुनाकिसा लहर के अंदर। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि हमारी जो बोर्ड की बुक है उसमें ये पॉइंट को लेकर थोड़ी सी गलती हो गई है। हम उसको प्रिंट मिस्टेक कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि उसमें ये बोल दिया गया, उस बुक के मुताबिक ये कह दिया गया है कि क्योंकि कॉम्प्रेशन की जगह पे कॉम्प्रेशन आया, रेयरफेक्शन की जगह पे रेयरफेक्शन आया, इसलिए हैयत मुखालिफ नहीं हुई। और इसलिए उन्होंने किताब में ये लिख दिया है कि इस मामले में वाक़े लहर और मुनाकिसा लहर के दरमियान हैयत का जो फ़र्क है, फेस डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। ओके, ये वाले मामले में तो एक्चुअली ये बोर्ड की बुक में ये काफ़ी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन ये गलती हम मिसप्रिंट की गलती कह देते हैं अभी फ़िलहाल। ओके, पता नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को नोट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है बोर्ड की बुक के अंदर। ओके, तो बहरहाल अब आप इस पॉइंट को दोबारा से समझ लो अच्छे से। क्योंकि ज़र्रात की रफ्तार पलटी है, तो ज़र्रात की वजह से उनकी हैयत जो है बदल गई, और उनकी वजह से यहाँ पर हैयत का फ़र्क 180 डिग्री या पाई रेडियन के बराबर हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया पहला मामला, यानी पहला केस हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। अब हम यहाँ पर दूसरा केस जो है वो देखते हैं इसी जगह पर। ओके, अब मान लो कि हम थोड़ी देर के लिए एक लतीफ़ सतह को ये ऐसा बता देते हैं, थोड़ा सा ऐसा क्रॉस करके बता देते हैं। ओके, हालांकि उसको बताने का और दूसरे तरीका, मतलब ये एक आसान तरीका है। मान लो कि ये जो है ये रेयरर मीडियम है, लतीफ़ सतह है, और यहाँ पर ये एक हमने यहाँ पर आवाज़ की एक लहर लेकर आ गए, तूली लहर। ओके, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉम्प्रेशन बना देता हूँ, या सॉरी रेयरफेक्शन बनाता हूँ, और उसके बाद ये कॉम्प्रेशन, फिर ये रेयरफेक्शन,
और उसके बाद फिर यहाँ पे ये कॉम्प्रेशन। तो रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, ये हमारी वाक़ई लहर। अब आप देखो टकरा कर जब ये वापस आएगी तो वापस आते टाइम पर डेफिनेटली पलट जाएगी, मतलब वापस आने वाली जो लहर होगी तो वो ये डायरेक्शन के अंदर होगी। तो इंसिडेंट वेव या वाक़ई लहर में और मुनाकिसा लहर के दरमियान सिमतें जो है वो मुखालिफ होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों भी, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। अब हम दूसरी बात के ऊपर गौर करते हैं। आप लोग देखिए इसमें होगा ये कि जब ये कॉम्प्रेशन आकर यहाँ टकराएगा तो क्योंकि ये लहर भारी है और ये सतह कमज़ोर है तो वो अंदर दब जाएगी, इसलिए मैंने उसको ऐसा बताया हूँ, थोड़ा सा अंदर दबा हुआ। ओके, अब आप गौर करो कि अगर ये जो लहर है, तूली लहर जो है, अगर ये भारी पड़ रही है उस मीडियम के ऊपर और ये उसको लौटने में कामयाब हो जा रही है, ये उसको ऐसा दबा दे रही है, तो ये कॉम्प्रेशन दबाकर उसको अंदर चले जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा अंदर। और अगर ये अंदर चला गया तो फिर हमको कॉम्प्रेशन की जगह पर यहाँ पे रेयरफेक्शन नज़र आएगा। मतलब जब हम यहाँ पे निकलने वाली लहर बनाएंगे तो हमको इस जगह पर यहाँ पे ये वाला कॉम्प्रेशन तो चला गया अंदर, ओके, इसकी जगह पर हमको यहाँ पे रेयरफेक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको दूसरा कॉम्प्रेशन मिल जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा रेयरफेक्शन आएगा, फिर यहाँ पे कॉम्प्रेशन आ जाएगा। तो अब आप देखो कि कॉम्प्रेशन जो है, तकसीफ जो है वो तलतीफ़ के तौर पे बाहर निकला, तलतीफ़ जो है वो तकसीफ के तौर पर, तकसीफ जो है वो तलतीफ़ के तौर पर, फिर तलतीफ़ जो है वो तकसीफ के तौर पर। मतलब कॉम्प्रेशन की जगह पे रेयरफेक्शन आ गया और रेयरफेक्शन की जगह पर कॉम्प्रेशन आ गया। तो जब कोई तूली लहर किसी लतीफ़ सतह से टकराती है तो पहली जो चीज़ होती है वो ये है कि कॉम्प्रेशन का इनेकास रेयरफेक्शन की तौर पर, यानी तकसीफ का इनेकास तलतीफ़ के तौर पर और तलतीफ़ का इनेकास तकसीफ के तौर पर होता है। ओके, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इस अमल के दौरान, क्योंकि ये जो ज़र्रात हैं, ये कॉम्प्रेशन के ज़र्रात जब ये टकरा रहे थे, मान लो ये उधर की सिमत में हरकत में थे, तो क्योंकि इन्होंने उसको लोड दिया, इसका मतलब वो कंटिन्यूएशन में आगे चले गए, तो ज़र्रात की जो रफ्तार है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो जैसे थे वैसे ही रह गए। इसका मतलब इस इनेकास के दौरान ज़र्रात की जो रफ्तार है वो पलटती नहीं है, वो वैसी ही रहती है जैसे पहली थी। तो यहाँ पर इस मामले के अंदर ज़र्राती रफ्तार एक जैसी रहेगी या मुखालिफ नहीं होगी। और जब क्योंकि ज़र्राती रफ्तार मुखालिफ नहीं हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर यानी इस मामले के अंदर हैयत का फ़र्क नहीं होगा। हालांकि फिर से वही वाली बात है, कन्फ्यूजन होता है। हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कॉम्प्रेशन की जगह पे रेयरफेक्शन आ गया, रेयरफेक्शन की जगह पे कॉम्प्रेशन आया, तो हमको लग रहा है कि ये तो पलट गई, लेकिन नहीं पलटी। ज़र्रात की रफ्तार नहीं पलटी है, इसलिए भले ही हमको कॉम्प्रेशन की जगह पर रेयरफेक्शन मिल रहा है और रेयरफेक्शन की जगह पर कॉम्प्रेशन मिल रहा है, फिर भी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज़र्रात की रफ्तार ना पलटने की वजह से हैयत जो है वो नहीं पलटी है। और इस जगह पर जो हैयत का फ़र्क आएगा डेफिनेटली वो 0 डिग्री या 0 रेडियन होगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि हमारे बोर्ड की जो बुक है उसमें ये वाला पॉइंट जो है फिर से मिस प्रिंट के तौर पर शायद गलत लिख दिया गया है। इसको भी उन्होंने इसी तरह से लिखा है कि क्योंकि कॉम्प्रेशन की जगह पर रेयरफेक्शन आया है इसलिए हैयत का फ़र्क मुखालिफ हो गई और हैयत का फ़र्क 180 डिग्री बताया। हालांकि वो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स जो है NCERT वगैरह की आप बुक्स अगर आप देखते हैं तो और उनके साथ अगर आप इस चीज़ की स्टडी अगर आप करते हो तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस मामले के अंदर कॉम्प्रेशन का मतलब इस इनेकास के दौरान तकसीफ का इनेकास तलतीफ़ के तौर पे ज़रूर होता है, लेकिन हैयत का फ़र्क 0 होता है क्योंकि ज़र्रात जो है वो नहीं पलटते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज ये जो इनेकास का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा और आप इसको पूरा अच्छी तरीके से जो है वो नोट कर लेंगे। इसी तरह से आप अपनी स्टडी जारी रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तब तक आप अपने ख़ुद के जो नोट्स हैं वो आप तैयार करें अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी काफ़ी अहमियत होती है। अल्लाह हाफिज़।